आज की कहानी है दोनों ही काली। जहां एक तरफ नलिनी लेडी डॉक्टर वी डिसूजा के मैटरनिटी हॉस्पिटल के लेबर रूम में सहज प्रसव के लिए असहनीय पीड़ा से तड़प रही थी, वहीं उसके पति पारस और रॉबर्ट के बीच शर्त लग रही थी। रॉबर्ट यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े अपने परम मित्र पारस से शर्त लगाने में जुटा था। अपने स्वभाव के अनुसार मज़े लेने के लिए, या यूं भी कहा जा सकता है कि डिलीवरी रूम के बाहर वाले चौड़े गलियारे में चेहरे पर अजीब सा तनाव लिए इधर से उधर टहलते पारस का मूड रिफ्रेश करने की गरज से रॉबर्ट यह शर्त लगा बैठा। देखना, तुम्हारे दोनों जुड़वा बच्चे काले होंगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझसे दोस्ती होने से पहले तुम मेरे काले रंग को लेकर कितना क्रिटिसाइज करते थे। तुमने तो मेरी शादी होने से पहले क्लास में ही यह शर्त भी लगा ली थी कि साथ पढ़ने वाली गोरे रंग की मानसी मुझसे कभी शादी के लिए राजी ना होगी। और याद है, वह शर्त तू हार गया था। हाँ याद है। तूने केवल शादी ही नहीं की, उसे प्यार के बंधन में बांधने के बाद मानसी से मैसी भी बना दिया। तो फिर इस बार भी लगा ले शर्त। शर्त वर्त मैं नहीं लगाने वाला। मुझे विश्वास है कि जब नलिनी और मैं दोनों ही गोरे रंग के हैं तो काले बच्चे हो ही नहीं सकते। तभी लेबर रूम के बाहर लगी स्टील की लंबी बेंच पर बच्चों के कुशलतापूर्वक प्रसव होने की सूचना का इंतजार करती रॉबर्ट की वाइफ मैसी बोल पड़ी। तुम दोनों ना समय देखते हो ना स्थान, बस शर्तें लगाने में जुट जाते हो। वह सामने वाला बोर्ड भी नहीं दिख रहा है क्या? देखो क्या लिखा है। मैसी ने ध्यान दिलाया तो दोनों की नज़र उधर घूम गई जिधर छोटा सा इंस्ट्रक्शन बोर्ड दीवार पर फिक्स था। लिखा था कीप साइलेंस। दोनों बोर्ड की तरफ देखकर अचानक चुप हो गए, लेकिन ज़्यादा देर तक चुप रहना दोनों की फितरत में ही ना था। इसीलिए वे वहां से उठकर हॉस्पिटल के बाहर बने कैफेटेरिया में कॉफ़ी पीने चले गए। वैसे तो मैं वह एक शर्त छोड़कर अधिकतर शर्तें तुझसे हारा ही हूँ, पर इस बार मेरी बात सच ना निकले तो आगे से मैं तुझसे शर्त लगाना छोड़ दूंगा। रॉबर्ट, तुम छोड़ने पकड़ने वाली बात कम से कम मुझसे तो ना किया करो। जैसे तुम हार्ट पेशेंट होने के बाद भी वादा करके सिगरेट पीना आज तक नहीं छोड़ पाए, तो मुझे विश्वास है कि शर्तें लगाना भी नहीं छोड़ पाओगे। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम मुझे कौन सी पिक्चर दिखाओगे? रॉबर्ट ने फिर छेड़ा। मुझे ना शर्त लगानी है ना कोई पिक्चर दिखानी है। वैसे भी सारे पिक्चर हॉल और मॉल खुलने की इजाज़त अभी नहीं मिली है। मैं तो यही मान रहा हूँ कि सही ढंग से डिलीवरी हो जाए। वैसे भी डॉक्टर डिसूजा के अनुसार नलिनी का हीमोग्लोबिन कम है और डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड है। अरे तुम चिंता ना करो, डॉक्टर डिसूजा का इस शहर में कोई मुकाबला नहीं है। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस उन्होंने सुलझाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी कोशिश पहले तो नॉर्मल डिलीवरी कराने की होती है। सिजेरियन डिलीवरी तो बहुत मजबूरी में करती हैं। रॉबर्ट ने कहा। इस पर पारस बोला, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे डॉक्टर डिसूजा द्वारा होने वाली हर डिलीवरी की खबर तुम्हें सबसे पहले मिल जाती है। अरे तू यह क्यों भूल जाता है कि वह हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी की सबसे होशियार डॉक्टर है। पर ये सब बातें छोड़, मैं ये शर्त लगाने को भी तैयार हूँ कि नलिनी की डिलीवरी नॉर्मल होगी। दोनों के कॉफ़ी के कप खाली हो चुके थे। रॉबर्ट द्वारा काउंटर पर भुगतान करने के बाद दोनों कैफेटेरिया से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरते हुए वहां पहुंच गए जहां मैसी खुशखबरी का इंतजार कर रही थी। उनके पहुंचने के 10 मिनट बाद ही लेबर रूम से एक नर्स ने निकलकर खुश होते हुए समाचार दिया। सिजेरियन डिलीवरी हुई है और दोनों लड़कियां हैं। मज़ेदार बात यह है कि दोनों ही काली हैं। सिस्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से मिलने अंदर जा सकता हूँ? पारस ने पूछा तो नर्स बोली, नहीं सर, आप अभी मिलने नहीं जा सकते। क्लीनिंग चल रही है। अभी कुछ देर बाद जब हम उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे तब आप मिल लीजिएगा। हाँ मैडम, आप मेरे साथ अंदर जाकर मिल सकती हैं। मैसी सिस्टर के साथ अंदर चली गई तो दोनों मित्र बेंच पर बैठ गए। बैठते ही रॉबर्ट बोला, अच्छा ही हुआ जो तुमने शर्त नहीं लगाई, वरना तुम आज तो अवश्य ही हार जाते। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मेरी गुड विशेस स्वीकार करो, फिर यह बताओ कि दो दो कन्या रत्नों की प्राप्ति के बाद किस होटल में ट्रीट दे रहे हो? कहते हुए रॉबर्ट अपने स्वभाव के अनुसार खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर जब उसकी नज़र पारस के चेहरे पर पड़ी तो अपनी हंसी रोकते हुए बोला,
अरे तुम खुश होने के बजाय यह मायूस सा चेहरा बनाकर क्यों बैठ गए हो और मुझे क्यों इस तरह लगातार घूरे जा रहे हो? रॉबर्ट ने टोका तो जैसे गहरे ख्यालों की दुनिया से निकलकर अपने सिर को झटकते हुए पारस खुद ही समझाते हुए बढ़ाया। तुम इन्हें रत्न कह रहे हो? रत्न कभी काले नहीं होते। काला रंग हमेशा से बुरा माना जाता रहा है। ऐसा नहीं है पारस, काला रंग अपना अलग ही महत्व रखता है। अब बताओ, मेरा रंग भी कितना डार्क है और क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत वाइफ, मैसी, एक अच्छा रुतबा, तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे मित्र। रॉबर्ट बोलता रहा, लेकिन पारस फ्यूज बल्ब की तरह मुंह लटकाए ही रहा। तो उसने टोक दिया, अजीब नेचर है तुम्हारा, खुश होने के बजाय रोनी सूरत बना रखी है। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मैं तो अपने प्रारब्ध को कोस रहा हूँ। पारस के मुंह से ऐसा सुनते ही रॉबर्ट ने उसे समझाया, देखो पारस, मेरी और मैसी के हिस्से में तो संतान सुख था ही नहीं। लेकिन अगर मैसी का गर्भाशय की पथरी के कैंसर बन जाने के कारण ऑपरेशन करवाकर पूरा गर्भाशय निकलवाना न पड़ता और वह प्रेग्नेंट होती तो मैं लड़की ही चाहता। पता है, आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा रिलायबल होती हैं। तुझे शायद पता नहीं कि कोविड के बाद से शादीशुदा लड़कों का नया डायलॉग क्या हो गया है। रॉबर्ट लगातार बोले जा रहा था। क्या? पारस ने पूछा तो रॉबर्ट बोला, मैंने सोसाइटी के पार्क में मॉर्निंग वॉक करते समय अक्सर सीनियर्स को अपने शादीशुदा बच्चों का हवाला देते हुए सुना है। कोविड में सब चले गए, पर यह बुढ़ा पता नहीं कब तक जिएगा। कोई अपने लड़के का जिक्र करते हुए कहता है, अच्छा खासा कोविड पॉजिटिव अटैक आया था, पर यह बुढ़ा कोरोना जंग जीतकर फिर वापस घर आ गया। लेकिन पारस, मैंने किसी के भी मुख से अपनी लड़की की बुराई नहीं सुनी, बल्कि पता यह चला कि अपने पिता की दयनीय स्थिति देखकर कई लड़कियां उन्हें अपने साथ ले गईं। रॉबर्ट, यह ज़रूरी तो नहीं कि सब लड़के ऐसे ही विचार रखते हों। हमारे पड़ोस के अमन साहब के दोनों लड़के और बहुएं तो कोरोना से ठीक होने वाले अपने बूढ़े सास ससुर का बहुत ख्याल रखते हैं। पारस से चुप ना रहा गया। उसके इतना कहते ही रॉबर्ट बोला, पारस, इसी बात पर मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि उनकी सेवा के पीछे अमन साहब की लाखों की पूंजी या जमीन जायदाद का चक्कर जरूर होगा, जिसे उन्होंने दबा रखा होगा। इन दोनों का वार्तालाप अभी और खिंचता अगर मैसी बाहर निकलकर इन दोनों के पास आकर यह ना बताती, रॉबर्ट, मैंने अपने 30 साल के जीवन में कभी इतने सुंदर काले बच्चे एक साथ कभी नहीं देखे। एक की सुंदरता काले गुलाब पर पड़ती धूप जैसी और दूसरी की जगमगाती रात्रि की तरह आकर्षक। तुम्हें जब से स्कूल में इंग्लिश के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी भी पढ़ाने को मिली है, बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं देने लगी हो। रॉबर्ट ने अपने स्वभाव के अनुसार चहकते हुए जब मैसी से कहा तो वे बोली, यह पारस भाई साहब को क्या हो गया है? ये तो खुश होने की जगह उदास बैठे हैं। उनका ध्यान पारस के चेहरे की तरफ चला गया था। अरे, यह नलिनी से शर्त हार गया है। कितनी बार मैं इसे समझा चुका हूँ कि कभी शर्त लगानी ही पड़े तो मुझसे लगाया कर। कहते हुए रॉबर्ट फिर हंस पड़ा। माहौल को हल्का बनाने के लिए रॉबर्ट के कथन के बाद जब मैसी ने पारस को वैसे ही गंभीर देखा तो बोली, पारस भाई साहब, नलिनी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आइए वहीं चलकर बैठते हैं। दोनों बच्चियों को देखकर आप खुश हो जाएंगे। बहुत प्यारी बच्चियां हैं। मैंने तो उनका नामकरण भी कर दिया है, रातिका और दिनिका। वहां से उठकर तीनों प्राइवेट रूम में आए। लंबी डिलीवरी के बाद की थकान, लेकिन आसपास बच्चियों के नन्हे दिलों की धड़कन और छोटे छोटे मुलायम हाथ पैरों की हलचल ने नलिनी को गहरी नींद में सोने नहीं दिया था। इसीलिए पारस को नलिनी के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठाकर रॉबर्ट को साथ लिए मैसी कल फिर मॉर्निंग वाली ऑनलाइन क्लास निपटाने के बाद आने की कहकर चली गई। उसके बाद के दिनों में रॉबर्ट तो क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन होने के कारण अगले माह होने वाले सोसाइटी के सालाना फंक्शन के आयोजन में व्यस्त हो गया। लेकिन मैसी नलिनी के डिस्चार्ज होने तक लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रही और डिस्चार्ज के बाद वही उसे अपनी कार से लेकर माँ के घर आई। वह जानती थी कि अपनी माँ के पास रहकर ही नलिनी की सही देखभाल हो पाएगी। उसके बाद माँ के घर में जब भी मैसी नलिनी से मिलने पहुंची तो पारस को उसने बहुत ही गंभीर और अपने में ही खोया हुआ पाया। पारस ने अपना ज़्यादातर समय
बैंक में बिताना शुरू कर दिया था। मैनेजर पद के दायित्व का निर्वहन करने के बाद जब वह घर लौटता तो मेसी को नलिनी के पास ही पाता। बच्चियों को गोद में लेना तो दूर, उसे उनके पास बैठना तक गवारा नहीं था। समय एक एक दिन करके बीत रहा था। दोनों बच्चियां भी मेसी के स्पर्श को पहचानने लगी थी, और पहचानती भी क्यों नहीं। आखिर मेसी उनकी सगी मौसी थी, जो बचपन में मानसी के नाम से पुकारी जाती थी। यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए करने के दौरान हंसमुख काला रॉबर्ट उसके जीवन में आया, और माँ तथा बड़े ताऊ के तमाम विरोध के बाद मानसी ने रॉबर्ट से शादी करके क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया। पिता तो बहुत पहले ही इस जगत को छोड़ गए थे। उसके बाद संयुक्त परिवार में एकमात्र बच्चे के विदेश जाकर बस जाने के गम में ताई भी ज़्यादा समय तक जिंदा न रह रहीं। अपनी दोनों बच्चियों के साथ ही अब उन्हें अकेले बूढ़े जेठ का भी ख्याल रखना पड़ता। इसका कारण यह भी था कि नलिनी और मानसी के पिता की मृत्यु के बाद से उन्होंने भी बिना किसी लाग लपेट के अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी किया था। इसीलिए मानसी का मैसे बन जाना उन्हें शुरू में तो बहुत अखरा, पर जब उन्हें अपने अल्सर के ऑपरेशन के लिए नलिनी ने मैसी से परामर्श लिया तो रॉबर्ट ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोसाइटी के चैरिटेबल हॉस्पिटल में स्वयं ले जाकर उनका सफल ऑपरेशन करवा दिया। तब से मैसी और रॉबर्ट का इस घर में आना जाना बढ़ गया। हालांकि उसके बाद ताऊजी भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। पारस बैंक में प्रोविशनरी ऑफिसर चयनित होने के बाद शुरू के दिनों में रॉबर्ट की वेलफेयर सोसाइटी के गेस्ट हाउस में ही रहता रहा। एक दिन जब रॉबर्ट मेसी के साथ नलिनी को एमएससी की डिग्री हासिल करने की बधाई देने आया तो मेसी की मां ने कहा, मेसी बेटी, तू नलिनी के लिए भी रॉबर्ट जैसा कोई लड़का ढूंढ दे, ताकि मेरी जब भी आंखें मूंदे तो उस समय कोई ख्वाहिश ना हो, वरना सुना है कि मरते समय अगर मन में कोई इच्छा रह जाती है तो मन भटकता रहता है। ये सुनकर रॉबर्ट जोर से हंसा और फिर बोला, माँ जी, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जीव मरने के बाद अपने मन को भी साथ ले जाता है, और फिर जब मन भी साथ चला गया तो भटकेगा कौन। अरे तुम तो माँ से भी शर्त लगाने में जुट गए। तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो बताओ। जब मेसी ने कहा तो रॉबर्ट ने नलिनी की तरफ गौर से देखा। अपनी ओर यूं घूरते देख नलिनी बोली, जीजा जी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं इसलिए घूर रहा हूँ कि इतनी सुंदर और गोरी चिट्टी होने के बाद भी कोई बांका छोरा तुम्हें फंसा क्यों नहीं पाया। मेरा नाम नलिनी है, मानसी नहीं, जिसे कोई भी फंसा ले। ठीक, एक लड़का तो है मेरी नज़र में, अच्छे घर का है, बैंक में पीओ है, और वह भी यही कहता है कि उसे कोई भी लड़की फंसा नहीं सकती। जबकि मज़ेदार बात यह है कि वह बेहद स्मार्ट है, गुड लुकिंग है। मैसी उसे अच्छी तरह जानती है, तो उससे बात करके देखो, शायद उसे नलिनी पसंद आ जाए। माँ प्रसन्न होते हुए बोली, माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि नलिनी को वह रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, और यही सच भी हुआ। पारस को नलिनी पहली भेंट में पसंद भी आ गई। दोनों की शादी कराने में रॉबर्ट ने अपनी भूमिका बड़ी कुशलता से निभाई, और शादी के बाद नलिनी कुछ दिन तो अपने सास ससुर के पास रही। फिर पारस उसे अपने बैंक से मिले ऑफिसर्स फ्लैट में ले गया। रॉबर्ट और मेसी का अक्सर मिलने जुलने आना हो ही जाता था। कभी कभी रॉबर्ट अकेला ही अपनी साली के हाथ से बनी कॉफ़ी पीने चला आता था। बात बात पर किसी से भी शर्त लगाने को तैयार हंसमुख स्वभाव वाले रॉबर्ट से जीजा साली वाला तो रिश्ता था ही, और जब से रॉबर्ट ने पारस की शादी करवाने में नलिनी की मां के साथ उस पर भी एक उपकार किया था, तब से वह उनका और ज़्यादा सम्मान करने लगी थी। समय बीता, नलिनी की कोख भारी हुई, और डॉक्टर डिसूजा ने शुरुआती परीक्षण में ही नलिनी के साथ आए हुए पारस को बता दिया कि और वाइफ इज कैरिंग कैरिंग ट्विंस। तब से ही पारस एक अजीब सी मिश्रित प्रक्रिया से गुजर रहा था। नलिनी उसे समझाती, अरे तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोख मेरी नहीं तुम्हारी भारी हो गई हो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है, और मैं चिंतित हूँ कि तुम इकहरे बदन की हो, ये दो दो कैसे तुम्हारी छोटी सी कोख संभाल पाएंगी। कोक के बारे में मैं बस इतना जानती हूँ कि ज़रूरत के हिसाब से वह अपना आकार एडजस्ट कर लेती है। फिर मैं इस संसार में अकेली थोड़ी ही हूँ जो जुड़वा बच्चों की माँ बनूंगी। 9 महीने कब में पूरे हो गए, पारस को पता ही न चला। हाँ, नलिनी ने एक एक दिन अपने गर्भ में होने वाली हलचल और मीठी मीठी पीड़ा का अनुभव करा।
अब नतीजा सामने था। दोनों नन्ही किलकारियों को साथ लेकर वह अपनी अनुभवी माँ के पास आ गई थी। मैसी रोज चक्कर लगा लेती। बच्चियों के शरीर का आकार बढ़ना शुरू हो गया। माँ की देखरेख में नलिनी और राधिका दिनिका पलने बढ़ने लगी। रॉबर्ट भी आकर सबका मन बहला जाता। पर जब तब नलिनी से पूछता पारस बैंक से कब लौटता है, उसका उतरा चेहरा देखकर वह माँ से पूछता, माँ इधर जब भी मिलने आया हूँ पारस से मुलाकात नहीं हुई। हाँ बेटा, वह हफ्ते भर पहले जब आया था तो बता रहा था कि आजकल बैंकों में वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया है। सरकार की इतनी फाइनेंस स्कीमें आ गई हैं कि लोन वितरण करने और लाभार्थियों के खाते में सरकारी अनुदान का लेन देन स्टाफ से करवाने के बाद इतना थक जाता हूँ कि वहीं पास में अपने बंगले में सो जाता हूँ और खाना वगैरह वहीं बैंक की कैंटीन में खा लेते हैं। इस बार नलिनी बोल पड़ी। अच्छा, कहते हुए उसने दोनों बच्चियों को बारी बारी से गोद में उठाकर प्यार किया और फिर नलिनी के हाथ से बनी कॉफ़ी पीकर चला गया। अगले दिन वह सीधा उस ब्रांच पहुंचा जहां वह ब्रांच मैनेजर की हैसियत से पोस्ट था। स्टाफ ने बताया कि वे तो 10 दिन से छुट्टी पर हैं। छुट्टी पर? जी सर। ओह, कहते हुए रॉबर्ट शाखा से बाहर निकल आया। बैंक की पार्किंग में खड़ी अपनी कार में बैठकर किसी गहरी सोच में डूब गया। 10 दिन पहले ही तो मेसी से उसकी मुलाकात माँ के घर पर हुई थी। मेसी बता रही थी कि उसने दाढ़ी बढ़ा ली है। जाने क्या मंथन अपने दिमाग में करता रहता है। नलिनी कुछ पूछती है तो उसे अजीब सी नज़रों से घूरने लगता है। कभी किसी बच्ची को गोद में लेकर सामने पहुंचती है तो चीख पड़ता है, मेरे सामने मत लाया करो इन बच्चियों को, मुझे इनसे कोई लगाव नहीं है। और रॉबर्ट, पारस ने तो अपने घर आना ही बंद कर दिया। नलिनी का फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर रखा है। मैसी ने ही उसे ये सब बताया। कार में बैठे हुए रॉबर्ट फिर सोच में डूब गया। बैंक में काम का प्रेशर भी समझ में आता है, पर अपनी पत्नी और हाल ही में पैदा हुई बच्चियों को बिना देखे वह कैसे रह पाता होगा। आखिर वह छुट्टी लेकर कहाँ गया होगा। 5 दिन से घर नहीं आया, यानी उसे छुट्टी के लिए 5 दिन बीत गए हैं। अचानक रॉबर्ट का ध्यान दोनों जुड़वा बच्चियों की तरफ चला गया। क्या बच्चियों का काला पैदा होना ही तो दूर भाग जाने का कारण नहीं है? अरे, काला होना कोई अभिशाप तो नहीं है। मैं भी तो काले रंग का पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप ने अपने जीते जी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि मुझसे पहले नीग्रो जैसा काला उनके खानदान में कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। कितनी बेहतरीन परवरिश की, उच्च स्तर की शिक्षा दिलवाई, चर्च में फादर होने के साथ साथ घर और समाज का भला ही सोचा। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हॉस्पिटल और स्कूल क्लासेस बनवाए। आज मेरा जो भी मान सम्मान है वह उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के कारण ही तो है। मगर यह पारस कहाँ चला गया? मुझसे पक्की दोस्ती होने के बाद से इसने हर परेशानी, हर एक खुशी और बहुत सी अंतरंग बातें मुझसे शेयर की हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या बैठ गया इसके दिमाग में जो इसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। फ़ोन का विचार आते ही रॉबर्ट ने अपना मोबाइल उठाकर पारस का नंबर डायल किया। उधर से वॉइस मैसेज, डायल नंबर इज़ आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज सुनकर वह और बेचैन हो उठा। रॉबर्ट ने कार स्टार्ट की, घर आया, मेसी को बताया तो उसे भी चिंता होने लगी। बोली, चलो नलिनी के पास चलते हैं, शायद उसके पास पारस का कोई मैसेज आया हो। दोनों एक उम्मीद लेकर नलिनी के पास पहुंचे। 45 दिन पहले जन्मी दोनों बच्चियों रॉबर्ट और मेसी को देखकर अपने नन्हे नन्हे हाथ पैर तेजी से चलाकर ऐसे खुशी का इजहार करने लगी जैसे उन्हें जाने क्या मिल गया हो। मगर नलिनी का चेहरा उदास था और आंखें बता रही थी कि वह रात भर रोती रही है। किसी ने उसे अलग कमरे में ले जाकर कुरेदा। ये तूने क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तुझे? और यह पारस तुझसे बिना मिले कहाँ जा सकता है? क्या तुझे कोई सूचना देकर गया है वह? नलिनी कुछ नहीं बोली। उसने कोरियर से प्राप्त एक पत्र मेसी की तरफ बढ़ा दिया। पत्र पढ़कर एक बार तो मेसी भी सकते में आ गई। सोचने लगी, क्या बात सच भी हो सकती है। जीजा और साली के किस्से तो बहुत सुने हैं और पारस का शक सही भी हो सकता है। रॉबर्ट के रंग से हूबहू बच्चियां कहीं रॉबर्ट और नलिनी के अंतरंग संबंधों का नतीजा तो नहीं है। रॉबर्ट नलिनी की पारस से शादी के बाद अक्सर ही तो बैंक ऑफिसर्स क्वार्टर में कॉफ़ी पीने पहुंच जाता था। शर्त लगाने के साथ ही
प्यार भरी आकर्षक बातें करके किसी को भी अपना बना लेने में तो वह माहिर है ही। बहुत पहले उसने भी तो शादी से पहले अपना सर्वस्व रॉबर्ट को सौंप दिया था। नलिनी भी उसके प्रेम के झांसे में फंस सकती है। उसने पत्र पढ़ने के बाद कुछ देर तक सुबकती रही हुई नलिनी के चेहरे की तरफ देखा। उधर माँ वाले कमरे में रॉबर्ट माँ के पास बैठा दोनों बच्चियों से ऐसे बतिया रहा था जैसे वे दोनों उसकी सब बातें समझ रही हों। तभी अचानक दरवाजे से अंदर लड़खड़ाकर घुसते हुए पारस की तेज चीखती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। मैसी और नलिनी भी पारस की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अपनी बातचीत उसी जगह छोड़कर कमरे से निकलकर माँ वाले कमरे में घबराई हुई लपकती चली आईं। बड़ी हुई दाढ़ी, शराब के नशे में डूबी लाल आंखें, मुंह से गाली भरे गंदे शब्द निकालता हुआ पारस तेजी से रॉबर्ट की तरफ बढ़ा जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि उसके दोनों हाथ रॉबर्ट की गर्दन को जकड़ पाते, नलिनी और मैसी दौड़कर उन दोनों के बीच पहुंच गईं। पारस को पूरी ताकत से रोकते हुए दोनों ने उसे रॉबर्ट की तरफ बढ़ने से रोका। तभी नलिनी चीख पड़ी, पागल हो गए हो क्या? जीजा जी से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? एक तो 5 दिन से न मेरी सुध ली और न बच्चों का ख्याल आया। खुद मिलने न आकर कोरियर द्वारा जो खत लिखकर मुझे भिजवाया वह भी शायद इसी तरह शराब पीकर विवेक खोने के बाद लिखा होगा। तू बीच से हट जा, तुझे तो मैं बाद में समझूंगा। पहले इस आस्तीन के सांप से निपट लूं। यह दोस्ती के नाम पर कलंक है। ये दोनों जुड़वा इसी की काली करतूत का फल है। मेरे बच्चे कभी काले हो ही नहीं सकते थे। इस जैसे लोग ही घरेलू औरतों को रंडी बना देते हैं। पारस, नलिनी और मैसी एक साथ चीखी। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे पारस के बिल्कुल करीब आकर बोली, किसने तुझे पिला दी इतनी, और यह तू क्या बोल रहा है? रॉबर्ट की तो तू हमेशा तारीफ करता फिरता था। रॉबर्ट अब तक संभल चुका था। उसने सबको पारस के पास से हटाया और मैसी से बोला, तुम माँ और नलिनी को लेकर उधर जाकर बैठो। मैं इसकी गलतफहमियां दूर करके नशा उतारता हूँ। माँ को साथ लेकर मैसी और नलिनी उसी कमरे में एक ही पालने में लेटी दोनों बच्चियों के पास पड़े दीवान पर बैठ गईं। हालांकि सभी इस बात से डर रही थीं कि दोनों में कहीं मारपीट न शुरू हो जाए, इसीलिए उनका सारा ध्यान रॉबर्ट और पारस की तरफ ही था। दोनों बच्चियां मस्त अपने नन्हे नन्हे हाथ पैर चलाने में व्यस्त थीं। कुछ देर पहले ही नलिनी ने दोनों को अपने स्तन से बारी बारी भरपेट दूध पिलाया था। रॉबर्ट पारस के ठीक सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में अपनी आंख डालते हुए बोला, तो मुझे मार डालना चाहता है तो ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मार डाल मुझे। लेकिन जिस कारण से तेरी आंखों में खून उतर आया है उसका जिम्मेदार तेरे भीतर उपजा शक का बीज है। जब से ये दोनों जुड़वा बच्चियां मेरे काले रंग से मिलती जुलती पैदा हुई हैं, तुझे लगता है कि वे मेरे और नलिनी के बीच अवैध संबंधों का नतीजा है। इसी कारण तुमने नलिनी और बच्चों को माँ के पास पटककर अपने बैंक क्वार्टर में रहने की ठान ली और मिलना जुलना तक बंद कर दिया। हाँ, मेरी सोच गलत नहीं है। नलिनी की कोख में अगर तुम्हारा बीज ना गया होता तो इतने काले बच्चे पैदा ही नहीं होते। क्या यह गलत है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम हर दूसरे दिन उससे मिलने चले आते थे? यह सच है कि तुम्हारा बैंक क्वार्टर मेरी वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस जाने के मार्ग में पड़ता था, तो मैं नलिनी के हाथ से बनी कॉफ़ी पीने और हालचाल लेने के लिए तुम्हारे घर जाकर बैठ जाता था। लेकिन तुम्हारी नीयत सही नहीं थी। अब मेरी नीयत सही थी या गलत, ये तो या नलिनी जानती है या मेरा ज़मीर। इसकी परख तो डीएनए टेस्ट से हो सकती है, क्योंकि मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं कि तुम्हारा नलिनी से भी संबंध कायम हो सकता है। फिर दोनों बच्चे का तुम्हारे रंग का होना भी एक सवाल तो खड़ा करता ही है। पारस भाई साहब अगर ना आए होते तो मैं पत्र पढ़कर नलिनी से यही सच्चाई जानने का प्रयास कर रही थी और वो कुछ बताने ही जा रही थी तभी। इसीलिए हम सब के साथ तुम्हारा डीएनए टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकांत के क्षणों में दो विपरीत लिंगी लोगों में सेक्स की इच्छा उठना और उसका क्रिया में तब्दील हो जाना कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम भी मुझ पर शक कर रही हो तो मैं अपना भी डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार हूँ। पर इस बार मैं स्टैम्प पेपर पर लिखित शर्त तुम सबसे लगाता हूँ। इसमें शर्त की क्या बात है? बिल्कुल शर्त की बात है, और वह भी लिखित, जिस पर सबके हस्ताक्षर होंगे। और यह माँ जी पर निर्भर करेगा कि वह जीतने वाले के साथ कैसा जस्टिस करती हैं
और हारने वाले को क्या सज़ा देती हैं? बोलो पारस, तुम्हें यह शर्त मंजूर है? रॉबर्ट, तुम ज़्यादा सियाने ना बनो, शर्त बताओ। पारस का नशा कम हो चुका था। वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर रॉबर्ट को घूर रहा था। रॉबर्ट बोला, मेरी डीएनए रिपोर्ट अगर बच्चियों से मैच नहीं करी तो दो में से एक बच्ची कानूनी रूप से मेरी, और अगर मैच कर गई तो दोनों बच्चियां मेरी। उन्हें पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। रॉबर्ट की बात सुनकर सबको सोच में डूबा देखकर माँ बोल पड़ी, क्या ये शर्त लगाना ज़रूरी है? हाँ माँ, केवल मेरे ही मान सम्मान का सवाल नहीं है। आपके ऊपर भी इस बात को लेकर कोई कटाक्ष करे, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज यह मेरा दोस्त मुझे मारने चला था, उसे देखकर हारने की दशा में मेरा इन बच्चियों को लेकर इस शहर से बहुत दूर चला जाना ही ठीक रहेगा। कहकर रॉबर्ट उठ खड़ा हुआ। उसने मैसी को अपने घर चलने का इशारा किया, फिर नलिनी से पारस का ध्यान रखने की कहता हुआ बच्चियों के पालने के पास खड़ा होकर उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। इसके बाद माँ के पास जाकर बोला, माँ मैं चलता हूँ, कल सवेरे वकील और स्टाम्प पेपर लेकर शर्त की लीगल फॉर्मेलिटी करवाने आऊँगा, उसके बाद हम डीएनए टेस्ट के लिए जाएंगे। मैसी को लेकर रॉबर्ट जब चला गया तब नलिनी पारस को वहाँ से उठाकर अपने कंधे का सहारा देती हुई कमरे में ले गई और बेड पर लिटा दिया। तुम आराम से लेट जाओ, तुम मेरे चरित्र को लेकर और बच्चियों के काले रंग से जीजा जी का रंग मैच हो जाने के कारण अंदर ही अंदर इतना घुटने के बजाय अपने मन की बात मुझसे शेयर कर लेते तो यह नौबत ही ना आती। उन्हें मार डालने की बात तुम्हारे मन में आई ही कैसे? अगर तुम्हें बच्चियों के पैदा होने के बाद शक हुआ ही था तो दोष और इल्ज़ाम मुझ पर लगाते, मुझे गालियां देते, मेरा गला घोंटते। पारस अब तक खामोश था। बोला, नलिनी मेरा मन ऐसा करने का भी हुआ, पर मैंने सोचा तुम्हें मारने पर मैं तुम्हारे साथ इन बच्चियों का भी हत्यारा कहलाऊंगा और तुम्हें मार डालना सबसे सरल था। इसी उधेड़-बुन में मैं 5 दिन तक बदहवास सा इस शहर के बाहरी सुनसान इलाकों में भटकता रहा। एक बार को तो मैंने यह भी सोच लिया कि ये सब करने के बजाय क्यों ना अपनी लीला ही समाप्त कर लूं। फिर मन ने कहा, तू अपने आप को समाप्त करने की क्यों सोच रहा है? सारा दोष तो रॉबर्ट का है, ये काली बच्चियां उसी की देन है। बस मैं इसी हालत में बार में गया, खूब शराब पी, फिर उठकर सीधा रॉबर्ट के घर गया। उसका घर लॉक देखकर सीधा यहाँ चला आया। और ये सब तुमने इसलिए किया कि दोनों बच्चियां काले रंग की पैदा हुई थी। काश तुमने उन्हें सीने से लगाकर नन्ही नन्ही धड़कनें सुनी होती। अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये हमारे तुम्हारे प्यार की ही निशानी है? वह तो हम सब के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट बता ही देगा। लेकिन उससे पहले जीजा जी जो कानूनी शर्तनामा बनवा कर ला रहे हैं उसके अनुसार शर्त जीतने पर भी हमारी ही हार है। हम एक बच्ची से हाथ धो बैठेंगे और शर्त हार गए तो दोनों से। उससे क्या फर्क पड़ता है? कम से कम टेस्ट की रिपोर्ट आने पर दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा। मतलब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? पारस कुछ नहीं बोला। करवट बदलकर उसने मुख दूसरी तरफ कर लिया। नलिनी कुछ देर चुप रही, फिर उसे अपनी तरफ वापस करवट दिलाने के लिए बात बोली, आज रात भर के लिए मेरी एक विनती मानोगे पारस? कैसी विनती? आज रात भर इसी पलंग पर दोनों बच्चियां हमारे बीच सोएंगी। इससे क्या होगा? मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा, पर आप इस दोष से तो बच जाएंगे कि पैदा होने के बाद एक दिन भी अपने पिता के पास बच्चियां नहीं रह पाईं। ठीक है, एक दिन के लिए मैंने मानी तुम्हारी बात। और उस रात जब नन्हे नन्हे हाथ पारस के बदन से टकराए, उसे एक मखमली अनुभूति हुई और भावावेश में आकर उसने बच्चियों की तरफ करवट लेकर जब उन्हें सीने से लगाया तो उन नन्ही धड़कनों के मधुर संपदन से उससे न जाने कितने संवाद कर डाले। सवेरे रॉबर्ट मैसी के साथ कानूनी शर्तनामा टाइप कराकर लाया तो स्वभाव से हटकर उसके चेहरे पर गंभीरता थी। साथ आए वकील ने अपने सामने सबके दस्तखत लिए। जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो दूर दूर तक कहीं बच्चों की रिपोर्ट से रॉबर्ट की रिपोर्ट मैच नहीं कर रही थी, जबकि पारस का डीएनए बच्चियों से पूरी तरह मैच कर रहा था। शर्त के अनुसार पारस और नलिनी को उनमें से एक बच्ची रॉबर्ट और मेसी को देनी पड़ी। मेसी ने नाम रख दिया था रातिका, देखते ही देखते पारस से दूर जाती हुई।
मानसी की गोद से पीछे की ओर देखकर रोती हुई राधिका जैसे अपने पिता से पूछ रही हो, पापा क्या कसूर था मेरा जो आपने मुझे अपनी माँ से तो दूर करा ही, बहन से भी दूर कर दिया। आज इस घटना को घटे 1 साल हो गया है। रॉबर्ट और मेसी शिमला जाकर सेटल हो गए। माँ भी नहीं रही। पारस का प्रमोशन के साथ मुंबई हेड ऑफिस में ट्रांसफर हो गया और वह नलिनी तथा दिनिका के साथ वहीं रह रहा है। राधिका के हिस्से का दूध अभी भी नलिनी के स्तनों में भर आता है तो वह दर्द से तड़प उठती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।